जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का इकोनॉमी का पार्ट 4 करेंगे। टॉपिक का नाम है लैंड बैंक्स। सो लेट्स बिगिन। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इन्होंने एक कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए ऑर्डर पास किया है जो गवर्नमेंट का लैंड रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे और जो भी पीएसयूज़ का लैंड है उनको रेवेन्यू, उनसे रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है उन पे काम करेंगे। ऑल राइट, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी इस वाले कंसेप्ट पे काम करना चालू कर दिया, वो भी 1990s से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी शुरुआत किया इस पे और ये सारे न्यूज़ में था, ठीक है। नीति आयोग फॉर न्यू इंडिया ने भी सजेशन दिया था, ये 75 दिया हुआ है, जो हम लोग का इंडिपेंडेंस का 75 ईयर्स पूरा हो गया। उन्होंने बोला था कि जीआईएस सिस्टम को यूज़ करना है। ये बेसिकली है ना, अपना जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उसको यूज़ करके किसी पर्टिकुलर लैंड को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सेल करेंगे, बेचेंगे और उनको ऑनलाइन जो है अपलोड करेंगे। अब देखिए, हम लोग समझ गए लैंड बैंक्स का मतलब क्या है और नीति आयोग ये तो एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है। लैंड बैंक का मतलब क्या है ये हम लोग समझ गए। अब देखते हैं लैंड बैंक का फ़ायदा क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ हमको लगता है इतना इंपॉर्टेंट है, लिखने लायक तो नहीं होगा। बस हमें लैंड बैंक का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि ये नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। हम लोग का जो पीएसयू का एसेट है उसको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। बस यही है, 2-3 लाइन लिख देंगे हो जाएगा। अपने को इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा चाहिए नहीं होता। टॉपर्स लोग बोले हैं 3 से 4 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन मत लिखना। ऑल राइट, सो बेनिफिट्स पे आते हैं डायरेक्टली। तो पहला पॉइंट हम लोग का लैंड यूज इफिशिएंसी। हम लोग का जो गवर्नमेंट का ना 52% लैंड वैकेंट है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये जो लैंड बैंक काम करेगा, क्या काम करेगा, ये जो है गवर्नमेंट का लैंड को इफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा, इकोनॉमिकली वायबल बनाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जो भी इश्यूज़ है हम लोग जनरली देखते हैं कि जो सरकारी ज़मीन होता है उसमें ना आसपास के पब्लिक लोग इंक्रोचमेंट कर देते हैं कि हाँ सरकारी, इसमें तो कोई कुछ बोलेगा नहीं हमको। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है, बोलते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। जैसे हम लोग देखें कि 2001 से 2009 तक चाइना का इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से बूम मारा है। 2001 में शायद 1.34 लाख करोड़ था उसका जीडीपी और 2009 में आसपास करीब करीब 5.5 लाख करोड़ हो गया था। तो बहुत ज़्यादा उसका जीडीपी अच्छा हुआ था, ग्रो हुआ था। और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है लैंड में, क्योंकि उन लोगों का एक लैंड का बहुत अच्छा पॉलिसी था। वो लोग ना लोगों से लैंड छीन छीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए दे रहे थे फोर्सफुली। आपको मालूम है चाइना का क्या ये है, तरीका है, फोर्सफुली कुछ भी करते रहता है, ठीक है। तो ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा पता नहीं याद रख सकते हैं तो रखिए, तो नहीं तो फिर काफ़ी है। चाइना का अगर नाम डाल दीजिएगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा, या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में या तो एग्जाम्पल डाल दीजिए तो डेटा डाल दीजिए, दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट बूस्ट, हम लोग का एक रिपोर्ट आया था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का। इन्होंने बताया कि 7.7 मिलियन पीपल इन्वॉल्व है 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में, ठीक है। इन्वॉल्व है मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मारपीट चल रहा है, ठीक है। और अगर इतना 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स को इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए तो $200 बिलियन का अच्छा से हम लोग इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं। ये नुकसान हो रहा है हम लोग का, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसा कि हम लोग जानते थे, दीदी जो है हम लोग का जो रतन टाटा है, वो गए थे बंगाल में शुरू करने के लिए अपना एक प्रोजेक्ट। तो उनको ममता दीदी मना कर दी थी कि नहीं नहीं यहाँ नहीं करना होगा। फिर मोदी जी बोला था कि हाँ गुजरात में आइए हम कर देंगे। तो ये इशू हुआ था, लैंड रिलेटेड इशू था उनका। उसी तरह वेदांतास का बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट था उड़ीसा में, इनका भी इशू था। तो बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होता है, लैंड से रिलेटेड बहुत सारे इशूज आते हैं, ठीक है। तो इस इशूज को सॉल्व करेगा लैंड बैंक। ये देखिए नीति आयोग का स्टडी के अकॉर्डिंग लैंड डिस्प्यूट जो है 20 साल चलता है एवरेज। जुडिशरी का बर्डन तो घटेगा। हाँ, इस वाले पॉइंट में इसको डाल सकते हैं, कि जुडिशरी पे बर्डन घट जाएगा। या तो फिर ट्राइब्यूनल लेकर के आ जाइए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 25% जो केसेस है वो लैंड रिलेटेड है, ठीक है। अगर ये लैंड बैंक आ जाएगा तो सारे केसेस को निपटा देगा, तो हम लोग का जो घट जाएगा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पे या जो भी कोर्ट पे अपना बर्डन घट जाएगा, ठीक है। ये अपना बेनिफिट्स खत्म हो गया। ऊपर आते हैं क्या क्या लिखा हुआ है साइड में। अब देखिए स्टेप्स क्या क्या लिया गया है लैंड बैंक के ऊपर, लैंड बैंक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2020 में
एंड नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम वाज लॉन्च। अच्छा हाँ, जीआईएस सिस्टम क्या होता है, ये जो मैंने बताया कि पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बेस्ड लैंड को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको एलोकेट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह को। तो ये जो था ना नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, ठीक है, बहुत लंबा सा नाम है यार, इतना लंबा लंबा नाम, नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। इन लोगों ने क्या किया 2020 के बाद कि इन्होंने जितने भी इंडस्ट्रियल लैंड है उनको उनको इकट्ठा किया और उनको आइडेंटिफाई किया, उनको नाम दिया, ठीक है। तो ये अभी तक इतना काम हो चुका है। अब आगे क्या करना चाहिए या फिर ये लोग का एम क्या है उसके बारे में बताया ये लोग। तो इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल लैंड फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। अगर हम लोग के पास लैंड का जानकारी होगा कि हाँ यहाँ भाई लैंड खाली है, यहाँ पर ये इन्वेस्टर है, यहाँ पर ये इंडस्ट्री है, यहाँ चप्पल का इंडस्ट्री है, यहाँ जूता का इंडस्ट्री है, और यहाँ पर लैंड सरकारी जमीन खाली है, तो इन्वेस्टर को पता रहेगा कि हाँ यहाँ खाली है तो अपन यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे इन्वेस्टमेंट आएगा किसी भी स्टेट में। ओके, जीआईएस मैपिंग फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर। अगर ऐसे हम लोग देखे हैं, हम लोग उसमें पढ़े थे जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे मिनरल्स एंड इंडस्ट्री लोकेशन का, तो हम लोग उसमें देखे थे एक फैक्टर था इंडस्ट्री का लोकेशन को अफेक्ट करता था, इम्पैक्ट करता था, कि अगर जहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री ऑलरेडी है वहाँ पर एक और इंडस्ट्री आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उस टर्म को बोलते थे इंडस्ट्रियल इनर्शिया, ठीक है। तो जीआईएस मैपिंग उसको भी हेल्प करेगा। अगर जहाँ पर पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हमको अपना इंडस्ट्री लगाना चाहिए, तो हमको रॉ मटेरियल्स बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड पॉइंट है। हाँ, तो तीसरा है लिंक्स टू स्टेट जीआईएस पोर्टल्स एंड स्टेट लैंड बैंक, दोनों को मिला देगा, ठीक है। स्टेट का जीआईएस पोर्टल एंड स्टेट का लैंड बैंक अलग अलग स्टेट को मिला करके एक पोर्टल बना देगा, एक लैंड बैंक बना देगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरीके से मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। उसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगा एग्जिस्टिंग रेल रोड कनेक्टिविटी का, कि हाँ भाई यहाँ से रोड पार होता है, यहाँ से रेल पार होता है, तो हम लोग को इसके जमीन इसके बगल में हम लोग को इंडस्ट्री लगाना चाहिए। तो उससे अगर हम लोग को लैंड का जानकारी रहेगा तो हम लोग ये काम कर पाएंगे अच्छे से। ऑलराइट, मूविंग अहेड। हाँ देखिए, राइट टू फेयर एंड कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट LARR एक्ट 2013। हम लोग जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स 1978 में निकाला गया था। तो इस वाले एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 वाला एक्ट के अकॉर्डिंग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। जब आप लैंड एक्विजिशन करेंगे तो उसको किसी इंडस्ट्री को देंगे तो वहाँ का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है कि कितना फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, इन्वायरमेंट फ़ायदा कितना हो रहा है, इन्वायरमेंट का नुकसान कितना हो रहा है, सब कुछ देख करके इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए। उसके बाद एक और रिपोर्ट बनाइए, क्या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, जो भी वहाँ पर लोग को हम लोग हटाए हैं, निकाले हैं वहाँ से, उनको सही तरीके से रिहैबिलिटेट करना और रीसेटल करना, उनको कहीं ना कहीं ज़मीन देना या रोज़गार देना ताकि वो काम कर सकें। खेती वेती ज़मीन ले लेता है ना सरकार, इनको इंडस्ट्री के लिए, सरकार ही नहीं इंडस्ट्री के लिए कुछ लोग ले लेते हैं। यहाँ बहुत सही चीज़ हमको मिला था कि कॉम्पेंसेशन फॉर ऑनर। अगर आपका कोई ज़मीन लेता है, कोई गाँव में लेता है, तो आपका ज़मीन का जो मार्केट वैल्यू उसका 4 गुना दाम देना पड़ेगा, और अगर शहर में लेता है तो 2 गुना दाम देना पड़ेगा। भाई ये बहुत सही चीज़ है, ये लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर सबसे देखिए, ये जो वेग टर्म है ना मार्केट वैल्यू, ये बहुत ही वेग टर्म है, इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। मार्केट वैल्यू किसी लैंड का पता करना काफ़ी मुश्किल है। और हाँ देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी में एक ये भी था कि आपको निकाला नहीं जा सकता अपनी प्रॉपर्टी से, लेकिन ये वाले एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 70% ऑफ द लैंड ओनर से परमिशन लेना चाहिए। PPP प्रोजेक्ट में, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, सिर्फ मतलब पब्लिक भी हो और प्राइवेट भी हो, मतलब गवर्नमेंट भी हो और प्राइवेट बॉडीज हो, तो 70% अगर लोग मान जाएंगे तो आप वो ज़मीन ले सकते हैं। और अगर सिर्फ प्राइवेट कंपनी है तो 80% लोगों को मानना पड़ेगा आपको ज़मीन लेने के लिए। अब देखिए हम लोग इश्यूज में आते हैं। कंसर्न एसोसिएटेड विथ लैंड बैंक्स। लैंड बैंक्स रेज क्वेश्चन ऑफ ऑनरशिप एंड राइट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लैंड का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि किसका ज़मीन है भाई। ये मान लीजिए कि मैटरनल कोई है तो उसका, मान लीजिए कि उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी बेटी थी, या फिर कोई बेटा भी है, बेटा कुछ टाइम बाद मर गया, उसके पूरा ख़ानदान कहीं शिफ्ट हो गया, फिर बेटी है तो बेटी में भी कितने सारे ब्रांचेस बन जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाता है लैंड का, किसका लैंड है भाई ये। तो लैंड में उसको किस तरीके से सॉल्व करेगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके ऊपर कुछ डिटेल फ्रेमवर्क नहीं दिया गया और डिटेल फ्रेमवर्क बनाना भी नामुमकिन है। अब देखिए यहाँ पर लीगल लूप होल्स क्या है। हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को अप्रूव करने के लिए। जिस तरीके से मैंने मार्च के महीने में शायद पढ़ा था, मार्च वाला विजन आज का जो मैगजीन था उसमें मैंने पढ़ा था कि 4 तरीके का क्लियरेंस लेना पड़ता है। वो बेसिकली केन बेतवा प्रोजेक्ट था ना, उस पर वो न्यूज़ था। तो किस तरीके का प्रोजेक्ट, किस तरीके से क्लियरेंस लेना पड़ता है, क्या क्या टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो ऐसे मैंने एक बनाया था TFRW ऐसे कुछ था, टाटा, फॉर्चूनर, रोल्स रॉयस और BMW का W। हाँ हाँ ठीक है। टाटा टी से टेक्नो इकोनॉमिक जो था कि उसमें से लेना पड़ता था ना CWC, यस यस CWC, सेंटर फॉर वाटर कमीशन ऐसे कुछ था नाम, सेंट्रल वाटर कमीशन। हाँ, इन लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता था, टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस सॉरी। उसके बाद था F से फॉर्चूनर, फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से। उसके बाद R से रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, इसका क्लियरेंस लेना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से, ठीक है। और चौथा जो था BMW था इसमें से, ओके। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेना पड़ता था, ये किससे लेना पड़ता था, ये लेना पड़ता था सेंटर एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। तो 4 तरीके का क्लियरेंस है, और भी ये तो बिजनेस का मैगजीन में ये चारों ही था, बाकी पता नहीं कितना सारे क्लियरेंस होंगे। तो इतने सारे क्लियरेंस लेने पड़ते थे, लेकिन इस वाले लैंड बैंक में इसको किसी भी तरह का कोई क्लियरेंस लेने का जरूरत नहीं है। तो ये लीगल लूपहोल है, इसको बहुत लोग बुरी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इग्नोर्ड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, किस तरीके से लोगों को जस्टिस नहीं मिलती है। जब कोई लैंड एक्वायर होता है और प्रोजेक्ट 5 साल तक उसमें नहीं शुरू होता है, तैयार नहीं होता है, तो जो है वो लैंड या तो लैंड ऑनर को या फिर सरकार को दे दी जाएगी। लेकिन इन मोस्ट ऑफ केसेस हम लोग देखे हैं कि वो जो लैंड सरकार को दी जाती है लैंड बैंक में, तो ये जो है आइडियल्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। ये वहाँ के लोगों को लैंड नहीं मिल पाती है, सरकार ही ले लेती है। हम लोग देखें कि जो स्टेट है, इस वाले रिपोर्ट में हम लोग बार बार देख रहे हैं कि स्टेट जो है बार बार कोशिश करता है लैंड एक्वायर करने का। यहाँ पर सामने में लिखा हुआ था कि इन द कोस्ट ऑफ पीपल्स राइट, जो स्टेट है लैंड एक्वायर कर लेता है, आइदर वो कॉमन लैंड हो या फिर प्राइवेट लैंड हो। तो इस तरीके की चीज़ों को हटाने के लिए सेंटर जो है लैंड बैंक लेके आई है, जो स्टेट का इंक्रोचमेंट है उसको भी रोकने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए सेंटर लेके आई है। तो ये भी एक इशू है, ओके। सो मूविंग अहेड, हाँ देखिए यहाँ पर पॉइंट है पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर कन्फ्लिक्ट। जब हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, तो हम लोग देखे थे कि प्रेसिडेंट जो है डी जियोर रूलर है और प्राइम मिनिस्टर जो है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। दोनों एग्जीक्यूटिव है, एक डी जियोर है, डी फैक्टो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ये है कि डी जियोर जो होता है लीगली होता है, डी फैक्टो जो ग्राउंड में होता है, ओके। तो जनरली जो है कि लैंड जिसका होता है, कभी कभी होता है ऐसा कि लैंड जिसका होता है, कागज़ में जिसका होता है, ज़मीन पे उसका नहीं होता। वो गलत तरीके से कागज़ बनवा के रख लिया है, और जिसका ज़मीन है उसके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है तो वो कागज़ बना नहीं पाता है। तो बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर आप बाद में खाली ऑनलाइन सब कुछ कर लीजिएगा, तो बाद में जो जिसका ज़मीन है वो तो खड़ा हो जाएगा, भाई तो गलत बात है, कागज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन आसपास के लोगों से पूछ लीजिए मेरा ज़मीन है। तो फिर वहाँ पर कोर्ट का काम आ जाता है। तो वहाँ पर लैंड बैंक जो है उस इश्यू को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। और देखिए ये वन टाइम सॉल्यूशन दिया हुआ, या ये वाला पॉइंट हमको उतना मज़ा नहीं आया सुन के, मतलब ज़्यादा अच्छे से मैं रिलेट नहीं कर पाया, हो सकता है आप लोग रिलेट कर पाएँ। ये बोल रहा है बेसिकली ये वन टाइम सॉल्यूशन, एक बार लैंड दे दिए फिर आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि जो भारत में लैंड तो लिमिटेड है, तो लैंड बैंक का भी लिमिटेड काम होगा, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सारा लैंड जो है वो किसी ना किसी को दे दिया है, तो वहाँ पर और कहाँ से लाएगा लैंड हो, ठीक है। और फिर हो सकता है कि मान लीजिए कि जिस एरिया में लैंड नहीं है, इंडस्ट्रीज को उसी एरिया में अपना करने का जरूरत है, अपना फैक्ट्री लगाने का जरूरत है, तो वहाँ भी वो दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तरीके का इशू है। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड फॉर वे अहेड, यहाँ पर क्या है ये देखिए, बेसिकली ये ऊपर में जितना पढ़े हम लोग उसको समराइज किया हुआ है कि हम लोग को लैंड रिकॉर्ड रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। मतलब सारे लैंड का डेटा हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे, इसको रिपोजिटरी बोलते हैं। डिजिटाइजेशन एंड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ को ऑनलाइन कर देंगे, लोग देख पाएंगे कि हाँ भाई ये इसका ज़मीन है। टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ जब भी डिस्प्यूट होगा उसको टाइमली रिजॉल्व कीजिए। मेकिंग पब्लिक डिस्प्यूट डाटा, ठीक है, पब्लिक कर दीजिए। और ये स्वामित्वा स्कीम बोला गया, ये बेसिकली जो हम लोग का है ना, वो
जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन करने के लिए आपको मैपिंग करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली रूरल एरिया के लिए है स्वामित्वा। ये रहा सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, लिख लीजिए सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ऑलराइट, सो ये पॉइंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है लैंड पूलिंग कैन बी एक्सप्लोर्ड। देखिए ये एक बहुत अच्छा नया तरीके का ये तरीका है, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अमरावती जो जिला है वहाँ पर क्या हुआ था, 13,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड 25,000 फार्मर्स मिल करके एक जगह इकट्ठा किए थे गवर्नमेंट को देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। उसके बदले में वहाँ जो भी डेवलपमेंट होगा उसका वहाँ पर शेयर मिलेगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी बैठ गया था, उनके उस कंपनी का कुछ शेयर मिलेगा, कुछ डिविडेंड मिलेगा, तो उनसे उनका गुजारा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, मतलब ठीक है ना, हमेशा पैसा मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में आ जाएंगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग और आप लोग को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।